ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ा सा आपको डिफरेंट ही दिखेगा। मतलब आज तक मैंने ऐसा अनकट टाइप का वीडियो नहीं बनाया है, बट पहली बार ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे हम लोग इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं एक्चुअली। और इसका रीज़न भी आप लोगों को पता ही होगा कि WWE इज़ डूइंग सम थिंग्स विच आर, मतलब बड़े मुद्दे बन चुके हैं। आई डोंट नो हाउ, बट एकदम से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं WWE में। और मैं तो प्रिडिक्शन वीडियो बनाने वाला था रेसलमेनिया की, और मैं वेट कर रहा था कि भाई स्मैकडाउन हो जाएगी और उसके बाद में हम लोग प्रिडिक्शन वीडियो जो है ऑलमोस्ट पूरी रेडी कर रखी थी मैंने। बस मैं लास्ट में ये सेगमेंट ही लिखने वाला था कि भाई द रॉक आने के बाद क्या बोलते हैं। मैं इतना ज़्यादा श्योर था कि भाई द रॉक आएगा या फिर माइट भी कोई और आ जाए, तो उस हिसाब से मैं उस वाले पार्ट को एनालाइज करके फिर प्रिडिक्शन करूँगा। बट जो चीज़ हुई वहाँ पे आप लोगों ने भी देखी। पैट मैकफी इज़ द गाय हु कॉल्ड रैंडी ओटन, और WWE के सारे फैंस शॉक थे क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना गलत क्रिएटिव डिसीजन क्रिएटिव टीम की तरफ से आ सकता है। इसको देख के सब शॉक थे, और थोड़ा सा ये स्पेकुलेशन भी चल रही थी कि ये चीज़ जो है ये ट्रिपल एच की तरफ से नहीं है, आर्य मैनुअल्स जो TKO के ओनर है उनकी तरफ से है। तो ये सब सुनने के बाद चीज़ें मैंने थोड़ी सी अपनी साइड से रिसर्च करने की भी कोशिश की, एनालाइज करने की भी कोशिश की, और अब मेरे को समझ आया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी ख़राब चल रही हैं WWE में, और बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो चुकी हैं चीज़ें। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा विंस मैकमैन के बारे में। विंस मैकमैन का जो टाइम था, और ये जो चीज़ इस बार हुई है, नो डाउट क्रिएटिव चीज़ें ख़राब पहले भी हुई हैं। ऐसा भी एरा आया है जहाँ पे फैंस को मज़ा नहीं आ रहा था, बट स्टिल क्रिएटिव टीम ने काम किया कि, और एक उम्मीद रहती थी कि भाई चीज़ें सुधर सकती हैं क्योंकि कंट्रोल क्रिएटिव टीम के पास ही है। कंट्रोल उन लोगों के पास ही है जो इसको बना रहे हैं। उनको दिख रहा है कि भाई इस बार चीज़ अच्छी नहीं बनी, तो नेक्स्ट टाइम अच्छी बनाने की हम कोशिश करेंगे। ये साल अच्छा नहीं गया, ये साल उतना प्रॉफिटेबल नहीं गया, तो नेक्स्ट ईयर जो है हमारा, हम उसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, स्टोरी लाइन्स पे और अच्छे से काम करेंगे। और विंस मैकमैन का दोस्तों मैं इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि विंस मैकमैन हैज़ बीन एवरीथिंग फॉर दिस कंपनी। और ऐसी जितनी भी कंपनीज आई, WCW आई, ECW आई, सबको उन्होंने ख़रीद लिया, और ही वॉज द मेन पर्सन। और रीज़न ये था कि भाई विंस मैकमैन वॉज द ओनर ऑफ द कंपनी एंड ही वॉज द क्रिएटिव हेड ऑफ द कंपनी। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो बाल काटने की दुकान में बाल काटने का एक्सपर्ट वही इंसान है जो जिसकी वो बाल काटने की दुकान है। तो जब ऐसा होता है दोस्तों, तो बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल हो ना हो लेकिन शांति से चलता है, क्योंकि किसी तरीके की कोई केओस क्रिएट नहीं होता है। बट अभी क्या हो गया है कि ओनर्स अलग हैं। ओनर्स को ये नहीं पता है कि क्रिएटिव चीज़ क्या होती है, क्रिएटिव्स को ये नहीं पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। तो वो एक स्ट्रगल है। विंस के एरा के अंदर यही चीज़ थी दोस्तों जो WWE को सरवाइव करवाती थी कि भाई एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय वन मैन। और जब 10 लोग क्रिएटिव आइडिया देंगे तो 10 अलग तरीके के देंगे। आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैं अलग तरीके से शायद कोई स्टोरी लाइन बताऊँ, दूसरा बंदा होगा वो अलग तरीके से बताएगा, तीसरा बंदा होगा वो अलग तरीके से बताएगा, बट आखिरी जो टेक है वो तो एक ही बंदे को लेना चाहिए ताकि चीज़ें एक जस्टिफाइड हो पाए, चीज़ें उस तरीके से एक्सप्लेन हो पाए उस बंदे को कि भाई ये हम लोगों का आइडिया है, अब आपका क्या आइडिया है। और उस चीज़ में विंस मैकमैन अच्छे थे क्योंकि वो सालों साल भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस बिज़नेस को दी थी, इमोशंस उनके इस बिज़नेस से थे, और उनके लिए सब कुछ ये बिज़नेस ही था। और इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उन्होंने हर तरीके की हद पार की थी। जो चीज़ हमको अब दिखता भी है कि भाई वो किस लेवल तक गए थे कि भाई इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल और अच्छा बना के रख सकें, और फैंस को वो दे सकें जो इमोशंस कनेक्ट हो सकें। बट अब जो दोस्तों मैं बात करूँगा वो करूँगा कि जो अब सिचुएशन आ चुकी है, जो कॉरपोरेशन आ चुकी है, कॉरपोरेट बन चुका है WWE,
जब से विंस मैकमैन रिटायर हुए हैं उन्होंने WWE को सेल किया है, तब से चीज़ें अच्छी, मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी ख़राब नहीं हुई थी। चीज़ें स्टिल वर लुकिंग लाइक कि भाई हाँ, हमारे इमोशंस, हमारे जो WWE के लिए इमोशंस हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, वो सरवाइव करेंगे और ये WWE और लंबा जाएगा और TKO के एरा के अंदर और ज़्यादा अच्छा और ग्रोथ करेगा। और वो चीज़ स्टार्टिंग में दिखाई भी गई हमें कि भाई चीज़ें प्रॉफिटेबल जा रही हैं और चीज़ हर जगह पे जो है WWE प्रॉफिट्स कमा रहा है। बट कॉर्पोरेशन का काम ही ये हो गया अब कि भाई प्रॉफिट्स, वायरल मूवमेंट्स और वायरल चीज़ों पे ही फोकस। और उस वजह से जो जो चीज़ मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि आप अंदर से चीज़ों को खोखला कर रहे हैं, आप क्रिएटिव स्टोरी लाइन्स नहीं रखेंगे तो फैंस का इमोशन नहीं रहेगा। आप चाहे कितनी बार ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस आप करवा ले, जब तक उसके अंदर एक स्टोरी लाइन और इमोशन नहीं है तो एक बार लोगों को अच्छा लग सकता है, 2 बार लग सकता है, 3 बार। वो भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि उन लोगों को इतना पीछे से बिल्ड करके स्टोरी लाइन से यहाँ पे लेके आए हैं। एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, चौथी बार आप भी कहोगे कि भाई मज़ा नहीं आ रहा। और एक सर्कस टाइप का बन गया है। रेसलमेनिया आई, भाई ब्रॉक लेसनर ले आओ। रेसलमेनिया आई, भाई रोमन रेंस को ले आओ, इनको मेन इवेंट दे दो और अच्छा बन गया। वहीं एक टाइम वो था, विंस का टाइम था और विंस ने भी देखो फैंस की सुनी है। विंस ने डैनियल ब्रायन, आपने देखा होगा डैनियल ब्रायन के ऊपर पूरी जनता उनके पीछे आ गई थी तो विंस ने उनको मौका दिया। विंस ने बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स को मौका दिया है जिनके पीछे जनता जाती है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है। एटीट्यूड एरा के अंदर पहले उनको जनता ने मतलब पसंद करना शुरू किया और उसके बाद में उनको विंस ने मौका दिया, पुश दिया और वो पुश उसके बाद में एटीट्यूड एरा बना जाके। वो उस पुश की वजह से ही एटीट्यूड एरा बना। डैनियल ब्रायन का जो यस मूवमेंट था उसको भी विंस मैकमैन ने पुश किया। डैनियल ब्रायन वॉज नॉट दैट टॉल, नॉट दैट हैविंग दैट ब्रॉक लेसनर वाली वाइब, बट स्टिल ही गॉट इट अवे और एक बहुत बढ़िया मूवमेंट बना बिकॉज ऑफ अ वेरी गुड बुकिंग बाय विंस मैकमैन। अब यही चीज़ शायद TKO नहीं समझ सकती कि हर साल प्रॉफिटेबल नहीं होगा, हर साल देयर विल नॉट बी बिग मैचेस। लाइक कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस की जो कहानी थी वो हर साल नहीं बनेगी, वो 1 साल 2 साल बिल्ड होगी और राइवलरीज क्रिएट होंगी, जनता फैंस किसी के पीछे जाएगी, नेचुरल तरीके से एक सुपरस्टार बनेगा और नेचुरल तरीके से बनने के बाद में ही वो आप लोगों के सामने आएगा बड़ा बन के। आप कोडी रोड्स को उठा के सिर्फ रख नहीं सकते सामने जनता के कि भाई अब ये तुम्हारा बंदा है, इसको फॉलो करो, इसके लिए सब करो, ये नहीं कर सकते। नेचुरली सुपरस्टार्स बनते हैं और स्टार्टिंग से ऐसा ही रहा है, जो बंदा नेचुरली बन के आया है वो ही फिर टॉप पे गया है। रोमन रेंस को भी बनाने की पूरी कोशिश करी कि भाई इस बंदे को हम बेबी फेस ऑफ द बेबी फेसेस बनाएंगे, बट क्या हुआ, उससे वो बंदा नहीं बना, उसको हील टर्न करवाया गया, वो बुरा बना, हील बना और उसके बाद में जो चीज़ें उसने करी उसकी वजह से वो एक बड़ा सुपरस्टार बना। उसके बाद नेचुरली फैंस उसको पसंद करने लगे और वही चीज़ कोडी रोड्स के साथ भी हो सकती थी अगर कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाता। और हो सकता है शायद कोडी रोड्स ने वो चीज़ पिच भी की हो सकता है बिकॉज कोडी रोड्स ने ये चीज़ पिच की कि आप ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाओ, क्योंकि लोग अब मेरे को एज अ चैंपियन पसंद नहीं कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ वो ड्रू मैकिंटायर इतनी बार लड़ चुका है, उसको एक बार चैंपियनशिप जीता हो ताकि चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो। लेकिन घुमा फिरा के वापस कोडी को चैंपियन बना देना वो भी चलो हम लोग सह लेते बिकॉज इट्स स्टिल पार्ट ऑफ द स्टोरी। कोडी रोड्स इज स्टिल पार्ट ऑफ द कंपनी, कोडी रोड्स इज ऑल्सो ट्राइंग कि भाई कंपनी सर्वाइव करे, अच्छा करे। बट जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो बहुत समझ से बाहर निकलती जा रही हैं। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि भाई रेसलमेनिया आ गई है, टिकट सेल नहीं हुई है, शायद ये चीज़ पहली बार ही हो रही है, टिकट सेल नहीं हो रही है, तो इस चीज़ का ब्लेम यहाँ पे क्या होता है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि भाई टिकट सेल्स क्यों नहीं हो रही, क्योंकि क्रिएटिवली तुम्हारी स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं थी इसलिए टिकट सेल नहीं हुई। बट क्या ऐसा सच में है? क्या क्रिएटिवली स्टोरी लाइन अच्छी नहीं जा रही थी? धीरे धीरे करके ट्रिपल एच कोशिश कर रहे थे कि भाई अच्छी स्टोरी लाइन बन सके
और हर बार टिकट्स कंप्लीटली सेल हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि विंस मैकमैन के एरा में भी गलतियां करी तो टिकट सेल्स डाउन गई और फिर नेचुरली वो ऊपर गई। वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि स्टोरी लाइन्स अच्छी बनी, लोगों को मन करने लगा कि भाई हाँ हमें जाना है, हमें डैनियल ब्रायन का ट्रिपल एच को हराना और उसके बाद जाना और फाइनली जाना और जीतना देखना है, वो चीज़ देखनी है। हमें स्टोन कोल्ड का विंस मैकमैन को हराना देखना है, वो सब कुछ देखना है। तो जब तक लोगों के मन के अंदर स्टोरी लाइन्स को लेके इमोशंस नहीं जागेंगे, और WWE के फैंस ऐसे ही हैं भाई, इमोशन से ही तो बने हैं। पता है हमें कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी हम इसे देखते हैं बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस कंपनी। एक तरीके से फैंस आर पार्ट ऑफ दिस कंपनी, और आप फैंस को इग्नोर करके सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर नहीं जा सकते। दिस इज नॉट अ सर्कस, दिस इज अ स्टोरी लाइन बेस्ड स्क्रिप्टेड शो एंड यू हैव टू बिल्ड इट लाइक अ शो। और वो चीज़ हो ही नहीं रही है। इट्स बिकमिंग लाइक अ कि भाई सर्कस, दैट्स इट। इसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। सर्कस बनता जा रहा है कि भाई प्रॉफिट चाहिए हमें। जॉन सीना ले आए आप, अभी आपने जॉन सीना का रिटायरमेंट करवाया, थोड़ा सा ब्रेक देना था, उसके बाद जॉन सीना आते होस्ट बन के, सेंस लगता। लेकिन नहीं, जॉन सीना को लाना पड़ेगा भाई, बिकॉज हमें टिकट सेल करनी है। हमें जेली रोल का मैच रखना है बिकॉज हमें टिकट सेल करनी है। हमें स्पीड का मैच रखना है बिकॉज हमें टिकट सेल करनी है। आई मीन ये जो सुपरस्टार्स नहीं है, सुपरस्टार्स की क्या वैल्यू रह गई है आज के टाइम में? आज स्पीड आके लो ब्लो मार के या टैग टीम चैंपियनशिप हरवा जा रहा है। आज अपना ये पैट मैकफ्री आके लो ब्लो मार दे रहा है कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स कुछ नहीं कर पा रहा है। जो कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को हरा चुका है, वो कोडी रोड्स कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा टाइम भी आ सकता है दोस्तों आपकी पैट मैकफ्री ब्रॉक लेसनर को हरा के कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहा है। इस तरीके की सिचुएशन टीकेओ ने बना दी है। सुपरस्टार्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। वो तो एक एम्प्लॉय से बन चुके हैं कि भाई हाँ ये है कहानी, भाई आज तुम्हें यहाँ से लड़न के सुपरस्टार बनाएंगे और कल तुम्हें यहीं से गिरा देंगे। हो सकता है ये जो कोडी रोड्स ने प्रोमो दिया वो भी बिल्कुल शॉर्ट था टीकेओ के ऊपर, कि भाई अगर जैसे उन्होंने बोला कि भाई अगर थर्ड मैन रिवील करा था एनडब्ल्यूओ ने, अगर आपने स्टोरी लाइन एनडब्ल्यूओ की नहीं देखी आप जाके देख सकते हो, मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। एनडब्ल्यूओ की स्टोरी लाइन के अंदर अगर थर्ड मैन रिवील हल्क होगन की जगह कोई वो डांसर वांसर क्या बोला था उसने वो कर देते तो क्या वो चीज़ अच्छी बनती? और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिकॉज पैट मैकेफ्री का यहाँ पे आना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता था। केविन ओवेंस आ सकते थे, एले नाइट आ सकते थे, ये सब तो काम कर रहे हैं यार अभी, ये सब तो एक्टिव हैं, इंजर्ड भी नहीं है, तो ये लोग भी आ सकते थे, पार्ट बन सकते थे स्टोरी लाइन का और अच्छी बना सकते थे स्टोरी लाइन। लेकिन नहीं, टीकेओ को चाहिए कि भाई हमें चाहिए पैट मैकेफ्री ताकि हम टिकट सेल कर सकें। लेकिन टिकट सेल्स की जगह उल्टी टिकट वापस लोग करने लग जाएंगे। लोगों को अपनी टिकट जला देनी चाहिए लिटरली। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है लोगों को अपनी टिकट जला देनी चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, रेसलमेनिया देखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिस हैज़ बिकम अ कॉरपोरेट गूंस का घर। वहीं दोस्तों टीकेओ के लिए WWE को बंद कर देना बहुत आसान भी है, बिकॉज उनको चाहिए प्रॉफिट्स, कंपनी को चाहिए होते हैं प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो बंद करो, दूसरी कंपनी चालू करो। और ऐसा वो WWE के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन WWE को बंद करना कितने सारे फैंस के लिए इट विल बी लाइक कि भाई कितने सारे फैंस का दिल टूट जाएगा। हम AEW देख सकते हैं बट हम फिर भी WWE देखते हैं बिकॉज हम उसको देखते आए हैं, उसके साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारे बहुत सारे पास्ट मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और उसको बुरी तरीके से रुइन अगर टीकेओ कर देती है और उसके बाद उसे बंद भी कर सकती है। ऐसी सिचुएशन अब आ चुकी है जहाँ पे कॉरपोरेशन और क्रिएटिव्स के बीच में लड़ाई सी हो रही है, जहाँ पे मुझे लगता है कि शायद टीकेओ गुस्से में आके या फिर आई डोंट नो कोई ऐसा हो कि भाई ठीक है हम नहीं कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, बंद कर रहे हैं। बिकॉज दे आर बिजनेस मैन, प्योर बिजनेस मैन आर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में रहते हैं। वहीं दोस्तों पहले तो टीकेओ चलो प्रॉफिट्स की बात करा करती थी, अब जो ये क्रिएटिव्स में घुसने लगी है ये भी और ज़्यादा डेंजरस बनता चला जा रहा है। आई मीन एक क्रिएटिव बंदा है, उसने एक स्टोरी लाइन लिखी कि भाई हम इस पे सालों साल काम करेंगे, 2 साल की स्टोरी लाइन है, एक साथ लिखी जाती हैं, एक दिन का नहीं लिखा जाता है कि भाई
आज हमने इसको जिता दिया तो कल क्या होगा। ट्रिपल एच जब भी स्टोरी लाइन लिखते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप ये मूव लेना चाहते हो, बट यहाँ से हम कैसे आगे जाएंगे, हाउ द स्टोरी लाइन्स आर गोइंग टू गेट टू दैट प्लेस। एक एक 2-2 साल तक की स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, और TKO वाला बीच में आगे कहे नहीं, मेरे को तो यहाँ पे जेली रोल चाहिए वर्ल्ड चैम्पियन। तो किस तरीके से क्रिएटिव्स उस चीज़ को लिख पाएंगे, फैंस के इमोशंस किस तरीके से उनका मजाक बनेगा, आप समझ सकते हो। और अब TKO उन क्रिएटिव्स में भी घुस रहे हैं, तो क्रिएटिव्स का तो काम एक तरीके से ये हो गया कि भाई स्टोरी लाइन तो लिखो, लेकिन कब क्या हो जाए उन्हें भी नहीं पता। तो दोस्तों अब ट्रिपल एच को सिर्फ ब्लेम कर देना यहाँ पे, मुझे लगता है TKO उनको उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रही है, और ट्रिपल एच को सारे ब्लेम्स अपने ऊपर लेने पड़ रहे हैं। हम भी ट्रिपल एच के ऊपर ही रेज बेट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में स्मैकडाउन में मैंने यही सारी रेज बेट ट्रिपल एच पे ही किया, मगर एक्चुअली में यहाँ पे ट्रिपल एच फंस चुका है बंदा, बिकॉज ही कैन नॉट डू एनीथिंग। ही इज़ नॉट CEO और ओनर ऑफ WWE, he is just an employee at WWE, he is a COO of WWE। तो वो बंदा अपना काम कर रहा है, और हो सकता है WWE उसको ही निकाल दे, TKO वाले उसको ही निकाल दें, ऐसा भी होना पॉसिबल है दोस्तों। तो चीज़ें अब दोस्तों बैड बुकिंग तक नहीं रह गई हैं, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। अब क्रिएटिव टीम के पास ही क्रिएटिव कंट्रोल नहीं है, अब जितना क्रिएटिव कंट्रोल है वो TKO के पास में है, और TKO के पास में क्रिएटिव कंट्रोल होना मतलब रेसलमेनिया 41 जैसा रेसलमेनिया हमें मिलना। तो यही था दोस्तों, अब लगता है कि पैट मैकाफरी नए WWE चैंपियन बनेंगे, और लोगन पॉल के ट्रिपल एच को चाटने पड़ेंगे। सायोनारा।